इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ा। आज का विषय है आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को दो दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि केवल मूल्यों और संस्थाओं पर अध्ययन किया जाता था, केवल चिंतन मनन किया जाता था, व्यक्ति के क्रियाशीलता पर कोई महत्व नहीं दिया जाता था, केवल राज्य सरकार जैसी संस्थाओं का ही विश्लेषण किया जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है राज्य का अध्ययन, दूसरा है सरकार का अध्ययन, तीसरा है दोनों का अध्ययन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि राज्य के अध्ययन के अंतर्गत गार्नर है, ऑब्लनसली है, गैटिल है, जकारिया है, और राज्य सरकार के अध्ययन के अंतर्गत है लीकाक और सीलिंग। तो ये सारे विद्वान यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। जैसा कि गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत कहाँ से होता है? राज्य से होता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल हम राज्य, सरकार का ही अध्ययन करते थे। अर्थात राज्य क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य का भविष्य कैसा है, राज्य को कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और किस प्रकार से राज्य का प्रशासन होना चाहिए, सरकारें क्या है, सरकार को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि केवल यह जो विषय था राजनीति विज्ञान, यह मूल्यात्मक था। यह विषय जो था मूल्यात्मक था। इसमें व्यक्ति के क्रियाशीलता पर कोई महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि व्यक्ति ही सब कुछ है। व्यक्ति ही राज्य का विधाता है, व्यक्ति ही राज्य का विधाता है। मनुष्य, और मनुष्य नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा। मनुष्य के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है, और राज्य के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति और राज्य एक दूसरे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर व्यक्ति है तो राज्य है, यदि राज्य है तो व्यक्ति जरूर होगा। बिना व्यक्ति के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो व्यक्ति, ये जो राज्य है इसका विधाता कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति ही राज्य को संचालित करता है, व्यक्ति ही सरकार को संचालित करता है। व्यक्ति का राज्य और सरकार में अटूट संबंध है। व्यक्ति की क्रियाशीलता, गतिविधि, इन पर कोई महत्व नहीं दिया गया परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। और इसीलिए 1908 में मनुष्यों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। 1908 में ग्राहम बलाश की पुस्तक आती है। ग्राहम बलाश की पुस्तक आती है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये पुस्तक आती है। ग्राहम बलाश ने राजनीति के अंतर्गत मनुष्यों की गतिविधियों का अध्ययन करना शुरू किया। यानी कि इस राज्य का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना शुरू किया, साइकोलॉजिकल तरीके से अध्ययन करना शुरू किया। इसमें ग्राहम बलाश ने मनोविज्ञान को बहुत महत्व दिया। मनोविज्ञान को बहुत महत्व दिया, क्योंकि व्यक्ति राजनीति जो है वह व्यक्ति का ही अध्ययन है। राजनीति के अंतर्गत हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानसिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति सोचता क्या है, व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में
प्रकार का व्यवहार करता है, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं मानवीय गतिविधियों में, यानी कि टोटल मिलाकर मानवीय गतिविधियों का अध्ययन। राज्य में मानवीय गतिविधियों का अध्ययन ही क्या है? राजनीति विज्ञान। इसके बाद इब्राहिम के बाद 1908 में एक और पुस्तक आती है, आर्थर एफ बेंटले, आर्थर एम बेंटले की पुस्तक आती है, आर्थर एफ बेंटले की पुस्तक आती है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक आती है। इस पुस्तक में आर्थर एफ बेंटले ने समूहों पर अध्ययन करना शुरू किया। राज्य के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे समूह हैं, उन समूहों की भागीदारी का अध्ययन करना शुरू किया। यानी कि आर्थर एफ बेंटले ने समूहों पर बल दिया। समुदाय या समुदाय को हम समुदाय कहते हैं, क्योंकि राज्य में विभिन्न छोटे छोटे समुदाय होते हैं और विभिन्न समुदायों से मिलकर ही राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य का अस्तित्व होता है। यदि छोटे छोटे समुदाय नहीं होंगे तो राज्य की भूमिका नजर नहीं आएगी, और यही सारे समुदाय मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो आर्थर एफ बेंटले ने समूहों का अध्ययन करना शुरू किया। और ये इस तरह से धीरे धीरे राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण बदलता गया। यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल राज्य, सरकार जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। यानी कि जो अध्ययन था वो संस्थात्मक और मूल्यात्मक हो गया, केवल संस्थाओं और मूल्यों पर महत्व दिया जाता था। यानी कि व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं था, केवल सिद्धांत में थे। यानी कि जैसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा, जैसे कोई व्यक्ति किताबी कीड़ा होता है, उसको व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं होता है, वैसे तो ये राजनीतिक चिंतक थे, ये किताबी कीड़ा थे, केवल नए नए सिद्धांत गढ़ते थे, नए नए सिद्धांत देते रहते थे कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, राज्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। यानी कि जो अध्ययन था वह पूर्ण रूप से आदर्शात्मक था, दार्शनिक था। वह दर्शन के हिसाब से अध्ययन करते थे। उसको मानवीय गतिविधियों से मनुष्य क्या करता है, या राज्य में किन किन तत्वों की, एलिमेंट की भागीदारी है, इनसे उनका कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सेंचुरी बीतती गई, शताब्दी बीतते गए, नए नए विद्वानों का अस्तित्व होने लगा, नए नए विद्वान आने लगे, सारे विद्वान अपने अपने तरीके से राजनीति का अध्ययन करने लगे। यानी कि राजनीति का अपने अपने तरीके से अध्ययन करने लगे। उनका ये कहना था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का विषय नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसमें हम विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न तत्वों का, विभिन्न बातों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले 1908 में ग्राम-विलास ने दिया, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में, और इसके पश्चात आर्थर एफ बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में वह समूहों के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया। और इसके बाद 1925 में एक एसोसिएशन गठित होता है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसमें शिकागो संप्रदाय के विभिन्न विद्वान, राज्यशास्त्री सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी सहभागिता हो जाती है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में। यानी कि राजनीति विज्ञान का संगठन, इसमें लोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने लगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए विभिन्न पद्धतियां इस्तेमाल की जाने लगी। इसमें सबसे पहले नाम आता है 1925 में चार्ल्स ई मेरियम का, चार्ल्स ई मेरियम का नाम आता है। चार्ल्स ई मेरियम ने पुस्तक लिखी, द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें उसने पुस्तक लिखी द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति की नई अवधारणा, नया विचार, राजनीति की नई अवधारणा, नया विचार। हालांकि 1925 से पहले बहुत बड़ी घटना होती है, जिस घटना का जिक्र करना यहाँ न्याय संगत है। 1914 से 1919 तक होता है क्या,
1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इस विश्व जैसे ही विश्व युद्ध शुरू होता है, इस विश्व युद्ध को समाप्त होने के पश्चात राजनीति विज्ञान विषय की प्रासंगिकता कम होने लगती है। ये विभिन्न विद्वान यानी कि ये विश्व में चर्चा होने लगती है कि ऐसे राजनीति विज्ञान की क्या उपयोगिता जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक न सके, किसी संघर्ष को न रोक सके, किसी समस्या का समाधान न कर सके। तो इसलिए राजनीति विज्ञान विषय पर नए तरीके से चिंतन होने लगता है, नए दृष्टिकोण से चिंतन होने लगता है और उसी नए दृष्टिकोण को हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कि अब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान जो है केवल राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं रह गया, यह उससे परे हो गया। राज्य और सरकार के अलावा यह उससे परे हो गया, यह व्यक्ति का अध्ययन बन गया, व्यक्ति का अध्ययन बन गया, व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन बन गया, व्यक्ति की गतिविधियों का अध्ययन बन गया। व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का आचरण करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसका अध्ययन बन गया। तो चार्ल्स मेरियम ने द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने राजनीति विज्ञान को नए तरीके से प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने यह विश्लेषण किया कि राजनीति केवल राज्य और सरकार का नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, समूह, समुदायों और बहुत से बातों को राजनीति विज्ञान में सम्मिलित किया जाता है। विज्ञान जो विषय है, आधुनिक दृष्टिकोण में विभिन्न आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। यानी कि परिभाषाएं राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा, इसमें विभिन्न विद्वान हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण में जो परिभाषा दी गई है विभिन्न विद्वान हैं। जैसे इसमें कैटलीन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इट इज द पावर ऑफ पॉलिटिक्स, शक्ति का विज्ञान। राजनीति क्या है? शक्ति का विज्ञान। यानी कि शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है, शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है, शक्ति को कैसे बनाया जाता है, शक्ति को कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान क्या है? पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कैटलीन पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वहीं रॉबर्ट डहल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति की तलाश है, शक्ति की तलाश, शक्ति की तलाश। राजनीति विज्ञान शक्ति की तलाश या शक्ति का तलाश। एक बात यहां मैं स्मरण कराना चाहूंगा आप लोगों को कि परंपरागत दृष्टिकोण में जब राजनीति विज्ञान में कुछ नहीं बचा, यानी कि केवल राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन हो गया? राज्य और सरकार का अध्ययन हो गया, राज्य और सरकार का ही अध्ययन हो गया। उसमें मानवीय तत्वों की उपेक्षा की जाने लगी, जबकि सब कुछ मनुष्य ही है। मनुष्य ही राजनीति करता है, मनुष्य ही राज्य के विभिन्न संगठनों में हिस्सेदारी करता है, राज्य को संचालित करता है, मनुष्य सब कुछ करता है। तो इस तरह से मानवीय तत्वों की उपेक्षा की जाने लगी। तो जो राजनीति विज्ञान था वो क्या बन गया? बंजर बन गया। इसीलिए आर्थर या बेंटले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान बंजर है, बंध्या है, औपचारिकता पूर्ण है। यह राजनीति विज्ञान को उसने बंजर कहा है, बंधनहीन कहा, यानी कि बांझ कहा है। राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? बांझ कहा है और औपचारिकता पूर्ण कहा है। यह एक औपचारिक सब्जेक्ट है। क्यों कहा है? क्योंकि उसमें मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई थी, केवल राज्य और सरकार का अध्ययन किया गया था। इसलिए आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान को बांझ तक कहा है, बंध्या कहा है, बंजर कहा है। तो यहाँ कैटलीन कहते हैं कि राजनीति क्या है? शक्ति का विज्ञान है। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति की तलाश। राजनीति क्या है? शक्ति की तलाश। वहीं जर्मनी के प्रिंस बिस्मार्क कहते हैं कि राजनीति संभाव्य की कला। यह क्या है? संभाव्य की कला। राजनीति विज्ञान
वहीं बात भी करते हैं स्टीफन एल बासबी, स्टीफन एल बासबी करते हैं कि राजनीति विज्ञान के द्वारा बड़े से बड़े छोटे से छोटे विवादों को सुलझाया जा सकता है। यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? विवादों का समाधान ही राजनीति है। राजनीति क्या है? विवादों का समाधान है। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वह स्थानीय समाज हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, हर जगह विवाद होते रहते हैं। इसी विवाद का समाधान क्या है? राजनीति है। यानी कि राजनीति के द्वारा हम बड़े से बड़े छोटे से छोटे विवादों का समाधान कर सकते हैं। यानी कि मतभेदों का समाधान ही राजनीति है। यानी कि विवादों और मतभेदों का समाधान ही राजनीति है। वहीं एलन बार कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संघर्ष का अध्ययन है। यानी कि यह भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संघर्षों का अध्ययन है। संघर्षों का समाधान ही राजनीति है। चाहे वह कोई भी समाज हो, हर समाज में संघर्ष पाए जाते हैं। यानी संघर्ष क्यों होते हैं? जब दो विचारधाराओं का मतभेद होता है, दो व्यक्तियों के बीच समानताएं नहीं होती हैं। हालांकि वह तो प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है, लेकिन सबको समान बनाया नहीं है, जबकि मानसिक भावनाएं अलग अलग हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो जब सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, जब विभिन्न विचारों में मतभेद होता है, तब वहाँ संघर्ष उत्पन्न होता है। और जब संघर्ष उत्पन्न होता है, तब वहीं से राजनीति शुरू होती है। यानी कि एलन बार के अनुसार जहाँ संघर्ष है वही राजनीति है। जहाँ संघर्ष शुरू होता है वही राजनीति होती है। जहाँ संघर्ष नहीं होता है वह राजनीति नहीं होती है। यानी कि कोई भी समाज हो, हर समाज में राजनीति पाई जाती है। राजनीति पाई जाती है क्यों? क्योंक't संघर्ष होता है। यदि किसी समाज में संघर्ष ही न हो तो वहाँ राजनीति नहीं हो सकती है। इस तरह ने आपको इस 5 परिभाषाओं से अवगत कराया। कैटलीन है, रॉबर्ट है, प्रिंस बिस्मार्क है, स्टीफन एल बासबी है, एलन बार है। और एक परिभाषा और आती है, हेराल्ड लास्वेल की परिभाषा है। हेराल्ड लास्वेल, इनकी एक पुस्तक है हु गेट्स हाउ व्हाट एंड व्हेन। हु गेट्स हाउ व्हाट एंड व्हेन, यानी कि कौन प्राप्त करता है, कैसे, क्या और कब। इनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, हेराल्ड लास्वेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि सत्ता कब प्राप्त की जाती है, सत्ता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि शक्ति को कैसे बनाए रखा जा सकता है। पावर को कैसे बनाए रखा जा सकता है। पावर हम कैसे बनाते हैं, पावर हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, और अपनी पावर दूसरों पे आरोपित कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो राजनीति विज्ञान है वो सत्ता का अध्ययन, सत्ता, अथॉरिटी, सत्ता और पावर का अध्ययन, सत्ता और शक्ति का अध्ययन। इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? प्रभाव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? सत्ता, शक्ति और प्रभाव का अध्ययन है। इस सत्ता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रभाव को कैसे हम बनाए रख सकते हैं, इन सभी का अध्ययन ही राजनीति है। तो इस तरह से हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का अध्ययन था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? यह सत्ता का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, सत्ता का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, प्रभाव का अध्ययन है, वैधता का अध्ययन है, वैधता का अध्ययन है, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन है, क्योंकि मनुष्य की गतिविधियां हर समुदाय
और हर संगठन में दी जाती होती है। मानवीय गतिविधियां हर संगठन में होती है, हर समुदाय में होती है, राज्य में होती है, देश में होती है, समाज में होती है, विधि निर्माण में होती है, कानून को लागू करने में होती है, दंगे को रोकने में होती है, दंगे भड़काने में होती है। तो इस तरह से हम राजनीतिक विज्ञान को किसका अध्ययन मानते हैं? क्षमता का अध्ययन मानते हैं, शक्ति का अध्ययन मानते हैं, प्रभाव का अध्ययन मानते हैं, वैधता का अध्ययन मानते हैं और मानवीय गतिविधियों का अध्ययन मानते हैं। तो इस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण में जहां हम केवल राज्य और सरकार का अध्ययन करते थे, अब इसका अध्ययन करने लगे सत्ता का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, प्रभाव का अध्ययन, वैधता का अध्ययन, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन, समूहों की अध्ययन, समूहों का अध्ययन, समूहों यानी समूहों की गतिविधियों का अध्ययन, संघर्षों का अध्ययन, संघर्ष का अध्ययन और समस्या का अध्ययन, समाधान का अध्ययन, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसमें आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, ये जो आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषा है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा जो मैंने दी है, यह परिभाषा भी एकांगी है, एक पक्षी है। जिस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी गई, जिसमें केवल राज्य और सरकार का अध्ययन माना गया, वह भी एकांगी है, एक पक्षी है। जबकि राजनीतिक विज्ञान इन सब का अध्ययन, यानी कि हम परंपरागत दृष्टिकोण को ले लें और आधुनिक दृष्टिकोण को ले लें, इन सभी का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान है। यानी कि राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान को हम किसका मानते हैं? राज्य का, सरकार का, सरकार के विभिन्न रूप, सरकार के संगठन और विभिन्न संस्थाएं, जो समाज में विभिन्न संस्थाएं होती हैं, वह विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन होता है। तो इस तरह से हम एकीकृत रूप से कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य, सरकार और विभिन्न संस्थाओं तथा सत्ता, शक्ति, प्रभाव, वैधता, मानवीय गतिविधियों, समूहों, संघर्षों, समस्याओं, समाधान, इन सबका अध्ययन ही राजनीति है। यानी राजनीतिक विज्ञान क्या है? कि ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये ब्रॉड सब्जेक्ट, यह बहुत बृहद सब्जेक्ट है, विषय है। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो समाज में घटित होती हैं, जो समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं घटित होती हैं, सभी का अध्ययन क्या है? राजनीति के अंतर्गत होता है। सब राजनीति का विषय बन जाते हैं, सब राजनीतिक विज्ञान का विषय बन जाते हैं। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव कौन जीतता है, चुनाव कौन हारता है, किस व्यक्ति को या किस राजनीतिक दल को कितने परसेंट अधिक वोट मिले हैं, या कौन पार्टी ज्यादा से ज्यादा जनमत को इकट्ठा कर लेती है, इन सारी बातों का अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण जो है, वह एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।